सरला जी के गहने नहीं मिल रहे थे। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कम से कम 6 लाख के गहने अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं? सरला, ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे। उनके पति विजय जी ने उन्हें समझाया। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे यह याद ना आए। जल्दी जल्दी मैं अपनी इस अलमारी के ऊपर गहने रखकर माया को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और इतनी ही देर में गहने गायब हो गए। जैसे कोई नज़र लगा के बैठा हुआ हो, भड़कते हुए सरला ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा ही नहीं सिवाय मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए ना कि आप उन पर जेवर चोरी करने का आरोप लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती नेहा ने सीधी बात की। बहू, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मगर सच क्या है यह सामने आ ही गया। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है? मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नेहा के भाई बहन ऐसा नहीं कर सकते। अजय ने विरोध किया। ठीक है, फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर आरोप लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे। सरला जी ने गुस्से में कहा। मम्मी प्लीज़, इस तरह मत बोलो। चलो मैं आपके गहने ढूंढता हूँ। हो सकता है अलमारी के पीछे गिर गए हों या हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख दिए हो। मम्मी, कई दफ़ा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज़ कहीं रख कर भूल भी जाता है। चलिए पहले आपका कमरा देख लेता हूँ। नेहा या उसके भाई को बुरा ना लगे, यह सोचकर अजय ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह खोजा। एक एक कोना देख लिया, पर जेवर कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहने को तलाश किया। कहीं भी गहने न मिलने पर सरला ने नेहा के भाई बहन के बैग खोलने के लिए आदेश दे दिया। थक कर अजय ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहाँ भी नहीं मिले। सरला जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात यह कह दी कि उन्होंने जेवर कहीं छिपा दिए होंगे। इधर नेहा के साथ साथ उसके भाई बहन अंकित और अंकिता को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना से बहुत दुख हुआ। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय अंकित ने साफ शब्दों में अपनी दीदी से कहा था, दीदी, हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिए, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर नेहा की आंखों से आंसू बह निकले थे। अजय ने उसे गले से लगा लिया था। नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अजय भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा नेहा के आगे पीछे घूम रहा था। सरला जी अभी भी चिड़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी और अजय नेहा को शांत करने की कोशिश में लगा था। नेहा की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे अजय को जीवन साथी बनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नज़र के प्यार को दोनों ही उम्र भर के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। काफ़ी मनोवल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह नेहा के घर वालों ने अपनी सहमति दे दी, मगर अजय के घर वालों की सहमति अभी भी बाकी थी। अजय की माँ सरला देवी किसी भी हाल में दूसरी जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को अजय के छोटे भाई बहन भी इसी तरह का कदम उठाएंगे, इसलिए वह अजय को लव मैरिज की इजाज़त नहीं दे सकती। अजय के पिता इस मामले में थोड़े आधुनिक विचारों के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी। उनकी स्वीकृति पाकर अजय ने नेहा के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। जब सरला जी को यह बात पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। सरला जी को इस बात पर भी काफ़ी गुस्सा था कि वह बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई। एक माँ के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। नेहा घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर ना तो घर में शादी की रौनक हुई और ना ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू का गृह प्रवेश भी हो गया
और घर में हंसी खुशी का माहौल भी नहीं बन सका। नेहा समझ नहीं पाती कि वह घर की हालतों को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि मम्मी जी उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह अपनी तरफ से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास करती। सरला जी अलग कमरे में बंद रहती तो विजय जी संकोच में बहू से ज़्यादा बात नहीं करते। अजय पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी अभय और ननंद यानी रिया का अधिकांश समय कॉलेज में ही बीतता। धीरे धीरे विजय जी नेहा के बात व्यवहार से काफ़ी प्रभावित रहने लगे। सरला जी की नाराज़गी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सुना सुना सा रह गया। इसका हल भी विजय जी ने निकाल लिया। सरला, क्यों ना हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें? उसमें सारे रिश्तेदार भी आ जाएंगे और घर में रौनक भी हो जाएगी। सरला जी ने यह बात स्वीकार कर ली। सही मौका देखकर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। सरला ने इसमें अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी की। खान पान और सजावट का शानदार प्रबंध किया गया। नए कपड़े, जेवर और रिश्तेदारों की जमावट के बीच वह पुराने दर्द भूल गई। कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हंसी ठहाकों की मजलिस के बीच घर में एक नए माहौल की शुरुआत हुई। विजय जी को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तरह सरला भी नेहा को दिल से स्वीकार कर लेगी। नेहा के घर वालों से मेल जोल बढ़ाने और सरला के फूले मुंह को छिपाने के लिए विजय जी ने नेहा के भाई बहन को 10-15 दिनों के लिए घर में ही रोक लिया। नेहा का भाई अंकित काफ़ी मजाकिया स्वभाव का था। वही बहन अंकिता नाचने गाने में बहुत बहुत होशियार थी। अजय की बहन रिया और भाई अभय भी अंकित और अंकिता के साथ खूब मस्ती धमाल करते। एक सप्ताह इसी तरह धमाल मस्ती में बीत गए। नेहा और अजय भी नए माहौल का मजा ले रहे थे। सरला जी भी अब नॉर्मल रहने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच गहनों की चोरी वाली घटना ने सबको सकते में डाल दिया। हंसी खुशी खुश और मस्ती का माहौल कुछ ही देर में तनावपूर्ण का हो गया था। अंकित और अंकिता उसी शाम अपने घर चले गए थे और नेहा बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। सरला का बड़बड़ाना अभी भी चालू रहा, जबकि अजय नेहा को नॉर्मल करने की कोशिश में लगा रहता। विजय जी अपने कमरे में उदास से बैठे रहते। उन्होंने सोचा था घर में हंसी खुशी आएगी, पर हो गया था एकदम उल्टा। समय के साथ जख्म भरते गए। सरला जी और नेहा सामान्य व्यवहार करने लगी थी, मगर एक दूसरे के प्रति उदासीनता लंबे समय तक कायम रही। करीब 5 महीने का समय इसी तरह गुजर गया। एक दिन अजय घर लौटा तो चेहरे पर एक अलग ही तरह के सुकून और खुशी के भाव थे। आते ही उसने नेहा से कहा, मैंने बताया था ना कि बेंगलोर में एक जगह खाली है और उसके लिए मैंने महीनों पहले ट्रांसफ़र की अर्जी दी थी। वहाँ आज अप्रूव हो गई। इस महीने की 30 तारीख को मुझे वहाँ की ब्रांच ऑफिस को ज्वाइन करना है। सुनकर नेहा का चेहरा भी खिल उठा। अजय ने अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा और फिर उदास होकर पलकें झुका ली। विजय जी ने भी उदास होकर अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि अजय के इस फैसले की वजह क्या है, पर वे कहते भी तो क्या। अजय और नेहा बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। इसके 1-2 साल बाद ही अजय के भाई अभय को भी मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वह इंजीनियरिंग करने वहाँ चला गया और जल्द ही वहीं उसे जॉब भी मिल गई। 3 साल में छोटी बहन रिया की भी शादी हो गई। अब घर में केवल विजय जी और सरला जी ही रह गए थे। समय इसी तरह गुजरता गया। अजय और नेहा को बेंगलोर आए करीब 8 साल बीत चुके थे। उनको एक प्यारी सी बेटी भी हुई जो अब 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन अजय के पास विजय जी का फ़ोन आया। वह काफ़ी दुखी स्वर में बोल रहे थे, बेटा तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे कैंसर। कहते कहते विजय जी रो पड़े। ये क्या कह रहे हैं पापा? सही से बताइए, क्या हुआ माँ को? पापा प्लीज़ रोइए मत। बेटा उसे ब्लड कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से न ढंग से खा पी रही है और ना ही कोई काम कर पाती है। तुरंत उल्टी हो जाती है, खून भी निकलता है।
इतनी कमज़ोर हो गई है कि क्या बताऊं। डॉक्टर ने सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए कहा है। पर बेटा, मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूं? चिंता मत करो पापा, मैं कुछ करता हूँ। पहले आप यह बताओ कि अभय ने क्या कहा? क्या वह आ सकता है? नहीं बेटा, वह कह रहा था कि उसके ऑफिस में अभी 6 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि बहू को भेज दे, तो कह रहा था कि वह भी तो वर्किंग है, ऑफिस छोड़कर कैसे आएगी। हमने रिया से भी कहा था, पर उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है। कह रही थी कि बच्चा माँ को परेशान करेगा। कोई बात नहीं पापा, अब चिंता ना करो, मैं नेहा से बात करता हूँ। हो सका तो वह अपने स्कूल से 1 महीने की छुट्टी लेकर माँ के पास पहुँच जाएगी। बेटा देख ले, हमें अभी किसी की ज़रूरत तो बहुत है, पर बहू भी तो स्कूल शिक्षिका है, वर्किंग है। उसके नौकरी पर असर ना पड़े तभी भेजना। वैसे भी बहू के साथ हमने जो सलूक किया था, उसके बाद हमारा कोई हक नहीं है हम उसे बुलाएं। डोंट वरी पापा, मैं बात करके बताता हूँ। अगले दिन ही अजय ने फ़ोन करके बताया, पापा, नेहा ने माँ की सेवा के लिए 1 महीने की छुट्टी ले ली है। ज़रूरत पड़ी तो छुट्टी आगे बढ़ा लेगी। मैं भी 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। 2 दिन बाद ही अजय नेहा के साथ घर पहुँच गया। सरला जी बिस्तर पर थी, नौकर भी छुट्टी पर जा चुका था। नेहा ने सबसे पहले नहा धोकर पूरे घर की साफ सफाई की। फिर सरला जी को अच्छी तरह नहलाकर कपड़े बदले, उनके बेड का कवर, पिलो कवर आदि निकाल कर धो दिए, नए चद्दर बिछाए, पर्दे आदि धोए। अगले दिन ही अजय सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। संभावित इलाजों के बारे में बात की। अभी माँ को कीमोथेरेपी दिए जा रहे थे। अजय ने डॉक्टर से हर मसले पर सलाह मशवरा कर बेहतर इलाज का इंतज़ाम कराया। 1 सप्ताह रुककर वह वापस चला गया और नेहा मन लगाकर सास की सेवा करती रही। सरला जी फिलहाल अपने काम करने में भी समर्थ नहीं थी। कई बार कपड़े में उल्टी कर देती, तो कभी कपड़े गंदे हो जाते। खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती वह। पर नेहा हर तरह की परेशानियों में सरला जी के साथ खड़ी रहती। उनकी बैसाखी बनकर वह इस तकलीफ़ के समय में उनका सहारा बनी हुई थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। शरीर की तकलीफ़ों के साथ साथ मन की तकलीफ़ें भी घटाने के प्रयास में लगी रहती। कभी कभी मालिश करती तो कभी चंपी। समय इसी तरह गुजरता रहा। सरला जी नेहा को दिन रात आशीर्वाद देती रहती। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि जिस बहू के परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, आज केवल वही उनके काम आ रही थी। वह चाहती तो दूसरों की तरह आने से मना भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह घर को और सरला जी को ऐसे संभाल रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन सरला जी बैठी बैठी रोने लगी। नेहा ने बहुत पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, मगर वो केवल रोती रही। उन्हें बहुत देर तक फफक फफक कर रोता देख नेहा बेचैन हो गई। वह ससुर विजय जी को बुला कर लाई। विजय जी पत्नी को चुप कराने लगे। फिर नेहा से बोले, असल में इनकी बहन इन्हें देखने आना चाहती थी, पर इन्होंने बहन से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बहन इनके दिल के इतनी करीब रही है, उनसे ही यह मिलना क्यों नहीं चाहती। रो भी रही है और मिलना भी नहीं है। पापा, आप मम्मी जी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। शायद वह आपसे रोने का कारण शेयर कर लें। कहकर नेहा कमरे से बाहर निकल गई। विजय जी ने जब अकेले में पत्नी से वजह पूछी तो सरला रोते हुए बोली, आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैंने नेहा और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो किया है वह माफ़ी लायक भी नहीं है। यानी तुमने जानबूझकर? हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर इल्ज़ाम लगाया था, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। सच मानो, मैंने वह सब अपनी बहन के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम नेहा को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसके घर वालों पर आरोप लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। विजय जी आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ, दीदी ने ही मुझे कहा था कि बहू को अजय और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दो।
उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। विजय जी आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ, दीदी ने ही मुझे कहा था कि बहू को अजय और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दो। बहू खुद ही शर्मसार होकर घर छोड़ देगी। तब अजय भी पत्नी से झगड़ा करेगा और नेहा के घर वाले भी फिर दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सरला? दीदी के कहने पर तुमने 2 निर्दोष बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई। दोनों बच्चे दोबारा कभी भी हमारे घर नहीं आए। तुम नेहा को अजय और मेरे मन से उतारना चाहती थी। पर क्यों सरला? अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन क्यों बनना चाहती थी? माना दीदी ने तुम्हें सलाह दी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था ना? विजय जी ने गुस्से में कहा। सरला फूट फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी। तो उसकी खराब हालत देखते हुए विजय जी ने जल्द बात ख़त्म की और उसे सीने से लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ सरला। अब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही है। बस उसे जी भर कर आशीर्वाद दे लो। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा ख़त्म हो जाएगा। पछतावा तो तब ख़त्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आएं। प्लीज़ अब नेहा को समझाओ ना, वह अपने भाई बहन को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफ़ी मांग लूँ। पहले तो तुम्हें नेहा से माफ़ी मांगनी चाहिए सरला। मैं नेहा को बुला कर लाता हूँ। विजय जी ने नेहा को बुलाया तो वह दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी, तबीयत तो ठीक है ना मम्मी की? सरला नेहा के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोते हुए बोली, माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, सेवा में लगी है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटियाँ भी नहीं करती और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी भी तुझे दिल से नहीं स्वीकारा, तेरे भाई बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उस बुढ़िया के लिए तो इतना क्यों कर रही है मेरी बेटी? इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मम्मी जी, आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं ना। आपकी तकलीफ़ में आपके काम आ सकूं, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इस तरह रो नहीं मम्मी जी, प्लीज़। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफ़ी की कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में देखना नहीं चाहती थी, इसी वजह से आपका यह रिएक्शन हुआ। पर मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी हैं और पछतावा करने की कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया था। आपको आरोप लगाना था तो मुझ पर लगाती, मगर मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। नेहा ने उनके हाथों को सहलाते हुए कहा, इसी बात को तो पछतावा है मुझे मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। देख ले, इसी बात की सज़ा मिल रही है मुझे। बिस्तर पर आ गिरी हूँ। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाएंगी। बेटा, अब मुझे इस पछतावे से मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो अभी हैदराबाद में है, वहीं शादी हुई है उसकी, इसलिए शायद वह नहीं आ सकेगी। पर भाई को बुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ, कहकर नेहा ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पर अंकित को घर बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। दीदी, आप तो जानती हो उस आरोप को मैं कितनी मुश्किल से अपने मन से दूर कर पाया हूँ। 20 साल की उम्र में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वह भी अपनी बहन के ससुराल में, तो बस एक यही इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब मरो। नहीं अंकित, ऐसा नहीं सोचते। माफ़ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं है बेटा। नेहा ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक सरला जी ने नेहा के हाथ से फ़ोन ले लिया और अंकित के आगे खुद ही गिड़गिड़ाने लगी। बेटा प्लीज़ मान जा, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मैं इस दुनिया से ही जाने वाली हूँ बेटा, बस अंतिम इच्छा पूरी कर दे, मुझे माफ़ कर दे। एक बार मेरे पास आ, मैं तेरे पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते सरला जी फुट फुट कर रो पड़ी। अंकित का दिल पसीज गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा। प्लीज़ डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। अंकित की बात सुनकर रोते रोते भी सरला जी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने आंसू पोंछे और नेहा से बोली, नेहा बेटा,
अंकित आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वही ठहराऊंगी उसे और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसने मेरी बात मान ली। नेहा सरला जी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी और सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। आज मीरा जी के मन का एक भारी बोझ उतर गया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।